बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजबाब। एक थोड़ा सा आपके साथ रनडाउन आज का मैं शेयर कर लूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन कारकुनान जो 100 से ज़्यादा दिनों से जेलों के अंदर हैं, ज़मानतें उनकी नहीं थी हो रही। ज़मानत उनकी मंजूर हुई है लेकिन ये खबर नहीं है, क्योंकि जब तक रिहाई नहीं होती तब तक खबर नहीं है। आज लाहौर के अंदर एक सेमिनार था, वो इस हवाले से था कि रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। तो वहां पे ये बात खास तौर पर डिस्कस हुई कि बहुत सारे लोग जिन शहरियार अफरीदी की अगर बात कर लें, 13 दफा जमानत हुई, 14वीं दफा गिरफ्तार हो गए। परवेज इलाही साहब के साथ जो मामला चल रहा है वो भी हमें पता है। और एतजाज एहसन साहब की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा अदालतों को बेतौकीर कर दिया गया है। और मुख्तलिफ वहां पर जो शुरका मौजूद थे, इस हवाले से भी बात हुई कि एबडक्शंस हैं, ये गिरफ्तारियां नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लीडर्स इस वक्त पता चला गिरफ्तार हुए हैं, कहां पे हैं किसी को नहीं पता। एक मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज खान, उनका किसी को नहीं पता वो कहां पे हैं। इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा ये भी वहां पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस हुई कि जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है, ये जो इम्बैलेंस हो गया है, इसका जो तवाज़ुन बिगड़ गया है, इसमें कुछ कसूर सियासतदानों का भी होता है। जो हाइब्रिड सिस्टम चलाने की कोशिश की जाती है, वो हाइब्रिड कब अल्ट्रा हाइब्रिड हो जाता है उसका पता नहीं चलता। तो ये आज बातचीत करेंगे। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है इलेक्शंस के हवाले से। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी के एंड पे जाकर इलेक्शंस हो जाएंगे। जनवरी के एंड पे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, वहाँ पे तो मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन करवाना। ये अलग बात है कि अभी तक उन्होंने ना डेट दी है ना शेड्यूल जारी किया है। तो मैं अपने गेस्ट पैनल का आपके साथ तारुफ करवाता हूँ। गुफ्तगू को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं। मेरे लाहौर स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं और इलेक्शन एक्सपर्ट सरवर बारी साहब हमें वीआ वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं इलेक्शंस का मामला है, भट्टी साहब पहले ज़रा सरवर बारी साहब की तरफ जाता हूँ। सरवर साहब, ये फरमाइएगा कि जनवरी के एंड पे फ़र्ज़ करें कि तारीख इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है और वो दे भी देता है जनवरी के एंड की, तो बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे वो इनएक्सेसिबल होते हैं, उधर जाया नहीं जा सकता। इलेक्शंस वहाँ पे कैसे होंगे? अच्छा, अगर वहाँ पे नहीं हो पाता इलेक्शन और बाकी मुल्क में इलेक्शन हो जाता है, उसकी बुनियाद पर हुकूमत बन सकती है? समझाइएगा कुछ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हैरानगी की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो आइन की शिक है 48(5)A, उसके तहत बजाय ये कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करता, जो कि 90 दिन के अंदर लिखा हुआ है। आइन बहुत ही कैटेगोरिकल है, वेरी प्रिसाइज है। और जो डीलिमिटेशन का हमारे आइन में जिक्र है वो बहुत वेग है। उसमें कोई लाजम चीज़ें नहीं की हुई कि कितने पॉपुलेशन सेंसस CCI के फैसले के कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के अंदर जो है डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होनी चाहिए। कब होनी चाहिए ये कहीं नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक, किसी भी इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख में आज तक बगैर शेड्यूल के कोई डेट अनाउंस नहीं की। तो एक पहली ये बात भी है। तीसरी बात ये है कि आखिर अचानक डेट का इलेक्शन करवाने का ऐलान क्यों किया गया है? तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क में थे, तो मेरा ख्याल कोई आदमी प्रेशर भी होगा। उस प्रेशर को ज़रा रिलीज़ करने के लिए उन्होंने जल्दी से इलेक्शन कमीशन ने ये बयान दिया है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि जनवरी के आखिर में पाकिस्तान के बहुत सारे अजला हैं जहाँ पर इलेक्शंस मुमकिन नहीं है कि लोग अपना वोट डाल सकें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें भी है कि जी मैक्सिमम जो है टर्न आउट होना चाहिए और जो उसके अचीव के लिए पूरी सहूलियत दी जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जल्दी में किया गया है। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनको मलहूज़ खातर नहीं रखा गया और ये सोचे समझे बगैर कि इसका रिएक्शन क्या आएगा और ये मुमकिन भी होगा या नहीं होगा, तो ये सारा कुछ किया गया है। तो मैं समझता हूँ जब तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी, ना वज़ीर आज़म का चुनाव हो सकता है, ना ही पार्लियामेंट के जो हमारी सेनेट है उसके अगले आने वाले इंतखाबात हो सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक्स है, जैसे अभी तक डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज़ किया गया है एज जो पॉपुलेशन सेंसस है। और CCI का इजलास जो है वो भी मैं समझता हूँ वो लेजिटिमेट इजलास नहीं था, क्योंकि उसमें दो जो निगरान वज़राए आला हैं उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है आईनी और कानूनी तौर पर। तो बारी साहब, ये मुमकिन है कि कोई पता नहीं है कि अचानक इलेक्शन कमीशन कहे कि अच्छा नहीं, वो तो अब हमें याद आया, ये फिर मार्च अप्रैल में ले जाते हैं सब मामले को इलेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्शन हो नहीं सकते इस मौसम के अंदर। देखिए, दूसरी दुनिया में जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां कोई डेट होती है। हमारे यहाँ मुस्बत नतायज को गारंटी करने के बाद
तारीख दी जाती है। तो ये उल्टा उल्टा तरीकाकार है पाकिस्तान के अंदर। जैसे किसान जाता है, वो देखता है कि गंदम का जो पौधा है उसके अंदर गंदम जो है वो पक गई है या कच्ची है, तो हमारे यहाँ भी जो मुख्तदर हल्के हैं वो समझते हैं कि जी मुस्बत नताइज अगर निकल सकते हैं तो इलेक्शन की डेट भी दे दें, शेड्यूल भी दे दें। अगर नहीं मुमकिन कि मुस्बत नताइज आए, उनकी मर्जी की पार्टी जो है नहीं जीत रही, तो फिर इलेक्शन जो है उसके डिलेइंग मुस्बत नताइज बड़े मैटर करते हैं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। भट्टी साहब वो आज उन्होंने वैसे कहा कि टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पे हम डेट नहीं दे सकते। और दूसरा साथ उसके ये है कि अभी आपने वज़ीर आज़म साहब का वो सुना भी है कि हमारा किसी किस्म का इरादा नहीं किसी को बाहर रखने का। हमारी तो इन्फॉर्मेशन यही है कि कम अज़ कम इमरान खान तो इलेक्शंस में नहीं है और उनकी जमात भी कोई टिकट लेके दिखाए, वो जो इलेक्शंस होंगे वो मोतबर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सरवर बारी साहब ने बड़ी डिटेल से कह दिया, मैं तो आजकल साफतकारी नहीं ना रफूगिरी कर रहा हूँ, तो मुझे आप कह रहे हैं कपड़े सी दो, ये मेरा काम ही नहीं है। आजकल खबर देना कब्र जाने की मुतरादिफ है। बात है सर, इजी रखें। तो आपने ये क्या नाम है इलेक्शन कमीशन की बात पे यकीन कर लिया। मुझे आप 1 लाख रुपया दे दें, यहाँ सरवर बारी साहब साहब हैसियत है, मैं आपको 32 फरवरी को वापस कर दूंगा। और मैं कसम खा रहा हूँ करूंगा। चलें 30 हाँ, 32 मई आए ना आए फरवरी, उसका आपने मेरे से शिकवा नहीं करना। सही। तो अभी ये जो बज़ाहिर बादिउल नजर में गालबन वजीर आज़म ही नजर आ रहे थे, क्या नाम था काकड़ साहब, एक तो काकड़ काकड़ साहब, हाँ ये वही आजकल वजीर आज़म है ना। ये नया काकड़ फार्मूला है। नहीं, ये नए वजीर आज़म है ना। जी जी, ये निगरान वजीर आज़म है सर। निगरान, अच्छा पता नहीं, इन्हें शायद मेरा ख्याल है राजा रियाज ने और गालबन शहबाज शरीफ को किसी ने पर्ची दी थी तो उसमें नाम इनका निकल आया था। खैर, गुजारिश है कि इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं फर्ज ही कर सकते हैं ना इलेक्शन वक्त पे होंगे, नहीं, आइन पाबंद करता है 90 दिन में इलेक्शन होने का, और एक ही काम है उनका, फर्ज वहां किया जाता है जहां जंगल हो, जहां भेड़िए हो, जहां सोचने समझने की सकत ना हो, जहां आइन ना हो, जहां कानून ना हो, जहां अदारे ना हो। व्हाट इज दिस भाई, कि फर्ज किया भाई, फर्ज किया कि आप यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। आज वहां पे तमाम बड़े लीगल माइंड्स लाहौर में जो सेमिनार था मौजूद थे, वो सब यही बात कर रहे थे कि आइन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मुल्क बेआइन हो चुका, इसमें दो राय है कौन सी? तो बाबा फर्जी करना फरमाया ये सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ, क्या सिलेक्शन कमीशन, क्या सिलेक्शन इलेक्शन सॉरी माजरत चाहता हूँ वारी साहब, जरा दरगुजर कर दीजिएगा, स्लिप हो जाती है आजकल, क्योंकि नामालूम अफराद का बड़ा चर्चा है। वो गुजारिश है उस शख्स साहब को, मोहतरम को, पंजाब नजर नहीं आया, केपी के नजर नहीं आया। तकरीबन 52% पॉपुलेशन पंजाब में है, 2 बड़े मुल्क के सूबे अपने नुमाइंदों से महरूम है कि वो अपनी मर्जी का लीडर एक 8-9 माह से नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन कराएगा। दरअसल IMF की शर्त थी, इंटरनेशनल प्रेशर था, वर्ल्ड बैंक ने कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि इलेक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपके पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा तो कोई इकोनॉमिक आएगा। और दूसरी बात, जब तक इमरान खान है और उसकी जमात है, ये इलेक्शन करा ही नहीं सकते, इनमें सकत नहीं बेचारों की। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उनका वक्त कीमती है, काबिल एहतराम है। हमारा एक दोस्त पुलिस में भर्ती हो गया, वो रज के हड हराम था, काम ही नहीं करता था या करना नहीं चाहता था। वो पुलिस की ना परेड होती है, वो 5 परेड ग्राउंड के लगाते हैं स्याले। उसका टीचर बड़ा तंग आया, कहता यार रोजाना तू कभी कहना कमर दर्द हो गई, कभी कहना मैनू कोरोना हो गया, कभी मैनू कहना मैनू कैंसर हो गया, मैनू फलां हो गया, तू करना की है? मैं 5 की बजाय ना 10 चक्कर कर दूंगा लाजमी। कहता सर वेल डन, ये बड़ा अच्छा फैसला है। 10 नहीं 25 करे। कहता क्यों? कहता मैं किड़े लाने ने, तो उन्हें बेचारे ने इलेक्शन किड़ा कराने ने। ओ भाई जाने दो मेरे मोहतरम, छोड़ दे। हाँ, तरीके इंसाफ को, इमरान खान को आज 100% यकीनी करा दो कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, जो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, तो बेशक अक्टूबर में इलेक्शन। सब जेल में बैठे हुए हैं, उनको अंदर जेल में ही रहते हैं। 9 तारीख को वैसे साइफर केस पे जमानत का मामला होना है, उसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं सरवर बारी साहब, और टिकट्स का बड़ा मामला है। यहाँ पे जितने टिकट होल्डर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त अपने घरों में कोई नहीं है। जो हैं सामने वो गिरफ्तार हैं या वो कई किसी केस में, हर एक पे कोई ना कोई केस है। और सबसे पहले 9 मई का तो एक मामला है साथ चल रहा। ये जो मैं अर्ज कर रहा था कि वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, आलमी इदारों ने, इवन इंटरनेशनल पार्टनर्स ने
उन्होंने ये कहा है कि आपने अगर यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है तो इलेक्शंस आपको कराने चाहिए, वो एक प्रेशर है। अच्छा, वो प्रेशर अपनी जगह पे रह गया, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर एसेंशियली इलेक्शंस के अंदर नहीं होगी, आ जाएगा उसके बगैर, उनका इलेक्शन में पार्ट लिए बगैर सियासी इस्तेहकाम? बारी साहब देखिए, सियासी इस्तेहकाम तो सब जो स्कॉलर्स हैं वो मुत्तफिक हैं इस चीज़ पर कि सियासी इस्तेहकाम या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक ही रास्ता है, और वो है इंतखाबात। आप अखबारात की अदारियाँ पढ़ लें, आप किसी सियाने से बात कर लें, कोई और रास्ता नहीं है। और अभी आप टीवी पे सुना रहे थे किसी की तकरीर के हम सावरन कंट्री हैं और हम अपने फैसले खुद करते हैं, हम किसी की बात नहीं मानते। लेकिन मामला ये है कि बाहर वालों की बात मत माने, लेकिन पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की आवाम की बात तो माने। पाकिस्तान के अवाम को उनका हक तो दें अपने मर्जी के नुमाइंदे चुनने के लिए। ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, और मुझे तो याद भी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में कौन है केयर टेकर, कसम से मुझे भी नहीं याद आ रहा इस वक्त वैसे कौन तो नाम भी नहीं है उनका। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के दो बड़े सूबों, हमीद साहब सही कह रहे हैं, आरिफ भट्टी साहब, कि पाकिस्तान के दो सूबों के नाजायज वज़रा आला मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये इंतहाई अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है जब डीपन होगी, तो वर्ल्ड बैंक ने भी आज कहा है कि दो बड़े डेफिसिट हैं, एक फिजिकल डेफिसिट है, दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट है। और IMF की जो सरबराह फरमा रही हैं कि जी अमीरों पे टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें, तो वो पाकिस्तान के जो आइन का आर्टिकल 3 है, वो मैं आप चाहता हूँ ज़रा सामीन को बताया जाए, नाजरीन को, कि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 3 कहता है कि द स्टेट शैल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि मुमलकत पाकिस्तान हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि 50 साल गुजर जाने के बावजूद आज पाकिस्तान की रियासती अदारे बिजली और गैस और पेट्रोल के हवाले से के जरिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इस्तेसाल वो सरवर बारी साहब, आपके आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 17 भी है जो कि तमाम सिटीजन्स को ये हक देता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं पार्टी, और इलेक्शन के अंदर उनका अपनी राय का इजहार करना ये उनका आईनी हक है। तो वो भी अपनी जगह पे पामाल हो रहा है वो, और इस तरह के बहुत सारे हैं। खैर, मैंने एक ब्रेक लेनी है एक्चुअली यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। मैं जिस चीज़ के ऊपर आपसे एनलाइटन हम होना चाह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है कि जनवरी के एंड पे जो पाकिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम होता है यहाँ पे इलेक्शन हो जाए। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात वही करते हैं कि खबर अब ये नहीं रही कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कारकुनान जो इतना अरसा तक जेल में रखी गई उनको ज़मानत मिल गई है, रिहाई मिलेगी तो पता चलेगा। वैसे एक बात आपको बता दूं कि आज ऑर्डर भी सर्कुलेट नहीं हुआ, तो ये तो फिर सोमवार पे मामला वैसे ही चला गया। सोमवार को अब पता चलेगा, यानी पीर को अब पता चलेगा क्या मामला बनता है, उनको रिहाई मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन मैसेज देना क्या मकसूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन छोड़ें, ओवरऑल ख़वातीन को जो सियासत में हिस्सा लेती हैं, इस पर बात करेंगे। सायरा बानो साहब अभी हमारे साथ होंगी। टू कोट एतजाज़ एहसन साहब, आज सेमिनार में वो ये कह रहे थे कि अदालतें बेतौकीर कर दी गई हैं। और जो भी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि आज कुछ वर्कर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं, उन्हें बिल आखिर बड़े अरसे के बाद भट्टी साहब ज़मानत तो मिली है, लेकिन वो ऑर्डर सर्कुलेट नहीं हुआ। अब वो पीर को देखेंगे और पीर को हो सकता है वो किसी और केस में गिरफ्तार कर लें जैसे पहले मामला चलता रहा। मेरा ख्याल है आप कौन से मुल्क में, पाकिस्तान नहीं रहते? मैं इधर ही रहता हूँ, पाकिस्तान नहीं, मेरे से शर्त लगा लिया आप पाकिस्तान नहीं रहते। अच्छा नहीं, मोहतरम, यहाँ पाकिस्तान के हालात से आशना नहीं, गो कि मैं भी नहीं हूँ आजकल के हालात से। अल्लाह मेरी एक छोटी सी पहले सुन लें भट्टी साहब अर्ज। वो मामला ये है कि आपका साबिक वजीर दाखिला वो पता नहीं कहाँ पे है, लापता है। 3-4 वजीर और लापता है, एक आधे साफी लापता है। तो यह देखो तुसी भी जड़ा ना जरा इजी। अच्छा चलो, मेरी एक गुजारिश ये है, जब ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ये फरमा दें कि 2023 अदालत का स्याह तरीन दिन है, एक हाई कोर्ट के जज साहब ये फरमा दें कि हम आपको जमानत भी दे देंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे, जाको प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो ट्रायल कोर्ट की बेल, खवातीन किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, ना किसी
कहोगी इन्हें कैद करने वाले शायद ज़्यादा ताकतवर हो, जो अंदर रखने वाली निगरान हुकूमत आपको पता है साफ और शफाफ हुकूमत है। तो जिस मुल्क में आइन और कानून, आपके ख्याल में दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी फिर? ख्याल नहीं, यकीनन हो जाएगी, अल्लाह करे मेरा ये यकीन गलत हो। सही, जो चल रहा है पहले परवेज लाई 13 दफा और शरियार अफरीदी, मोहम्मद खां, और तो और आपकी अदालतें जमानत देती है 16 MPO जो यूब दौर का था कि नक्शे अमर के तहत पकड़ लेते हैं। परवेज लाई नामालूम जो आपका सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहा, 2 दफा CM रहा है, 1 दफा स्पीकर रहा है। जहां इतनी अंधेर नगरी हो, इतनी लाकानूनियत हो, जहां इतने बेबस आइन और कानून हो, बात है। माफी चाहता हूं, चले हाई कोर्ट तक वो मामला नहीं रह गया, सुप्रीम कोर्ट से को उम्मीद रख लेते हैं ना। काजी सुप्रीम कोर्ट से क्यों उम्मीद रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 14 मई को इलेक्शन कराने का कि नहीं? नहीं, मैं काजी फाइज ईसा साहब के अंडर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ना सर, उन्होंने मिसिंग पर्संस के मामले के अंदर, बलोच नेशनलिस्ट केस के मामले के अंदर वो बड़ी उनकी जजमेंट है, सो मोटो लेते रहे वो खुद इस सब मामलों को। जज जजमेंट ही देगा, और कई दफा कई जज मैंने देखा है वो जजमेंट को नहीं सुनते, कहते हैं जजमेंट छोड़े, मैं आइन के मुताबिक हूं। मैंने ऐसे भी जज मैंने कोर्ट कवर की हुई है। क्या मोहतरम फाइज ईसा साहब के इल्म में नहीं पंजाब और KP के लोग अपने नुमाइंदों से महरूम है? बिल्कुल है, मुझे और आपको पता है, तो वो तो हमसे बहुत ज़्यादा साहिब इल्म है। मुझे याद है वो तो डायरेक्ट चीफ जस्टिस आए थे गालिबन बलोचिस्तान से इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। उन्हें मेरे से और आपसे कानून ज़्यादा ज़्यादा पता है। वो एक केस उन्होंने तय करना सर, उसके बाद लेट्स सी, वो कह तो रहे हैं कि उसके बाद फिर ये जो इंपॉर्टेंट नौयत के केसेस हैं उनको मैं देखूंगा। आज रबिया बाजवा साहिबा ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस की बारगाह आलिया में अर्ज़ की है कि आपका जो इमेज था, वो जो विजुअल था ना, जो आप जब ओथ ले रहे थे, आपकी अहलिया आपके साथ मौजूद थी, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन कुछ हमारी माओ बहनों बेटियों पे भी रहम करें और उनके हवाले से भी कुछ नोटिस वगैरह लें। ये क्या सारा बानो साहिबा मकसद हो सकता है? क्या सबक सिखाना था कोई किसी किस्म का फीमेल पॉलिटिकल वर्कर्स को? इतना लंबा, मतलब ठीक है वो जो भी मामला होंगे, केस जो मेरिट्स पे चलना चाहिए उस तरह से चलता, इतना खींचने की जरूरत क्या है? और अभी भी ये भट्टी साहब का तो ये कहना है कि उनको नहीं लग रहा कि मंडे को भी उनको रिहाई मिलनी है। अस्सलाम वालेकुम। सही कह रहे हैं, मुझे अभी आप उम्मीदों की भी बातें कर रही थी ना, तो मैं हंस रही थी। मैं तो वैसे कभी जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाती। और वो कहते ना आप लोगों के लिए कि आंखों में फिर से ख्वाब, इज्तनाब इज्तनाब इज्तनाब, 3 दफा आपको कहते हैं कि इज्तनाब कीजिए। तो वाकई आप देखिए अपनी यहाँ पर, फिर हम, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस मुंह से आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। मतलब कानून तो देखिए है ही नहीं। अब अगर कोई इस पे कोई तौहीन की शिक लगा दे हमारे ऊपर या कुछ भी कर दे, मैंने तो नहीं देखा अपनी गुनहगार आंखों से इस उम्र तक कि वाकई आप बोले कि हाँ कानून की, वो किसी को इंसाफ मिल जाता होगा। बाकी 5 दिन की बात थी ना, 5 दिन को 5 महीने तक आप लोगों ने खींचा, ये तो किसी की जाती अना की तस्कीन लगती है। इसमें तो कोई ऐसा अमल पूरा होता, कानूनी तकाजा पूरा होता नजर नहीं आया। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, मैं आप की बात को आगे बढ़ाने लगा हूं। एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, सुप्रीम कोर्ट है, चले हाई कोर्ट्स ने तो उस तरह से उम्मीदों में पूरा नहीं उतरे, आगे होप तो रखनी चाहिए ना उससे। मैं तो एटलीस्ट इज्तनाब नहीं कर रहा, वो मर्जी आपकी, आपने इज्तनाब करना है तो कर लें, अभी देखते तो है ना क्या मामला आगे बनता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लियाकत बलोच साहब आज फरमा रहे थे कि ये जो सिविल मिलिट्री तवाजुन खराब हुआ और मजीद खराब हो गया, इसकी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर भी आती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, चले एक बात करते हैं, जब आप खुद कहते हैं, इमरान खान साहब खुद कहते थे कि भाई ये इस तरह से नहीं चल सकता, और बात उनकी दुरुस्त है किसी हद तक कि मिलिट्री को आपको साथ लेके, वो जो 1 पेज की इस्तिलाह सामने आई, अच्छा वो 1 पेज मजीद 1 पेज हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने उसको 2 कदम आगे जाके अडॉप्ट कर लिया, हाइब्रिड वाले मामले को अल्ट्रा हाइब्रिड हो गए। तो ये आप अग्री करती हैं इस बात से कि इससे भी तो फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है। अब आपने कहा ना 1 पेज, एक तो मुझे उस 1 पेज की समझ नहीं आती। अब तो खैर वो 1 पेज 1 लाइन हो चुके हैं, और ये जितने वो कह रहे हैं ना कि ठाकुर ने दोनों हाथ कटवा दिए, अब तो बहुत मुश्किल है। जो 2000 जो पीछे 16 माह पहले वाला जो मामला है, अब 16 माह में हम 16 साल और पीछे चले गए हैं। बिल्कुल वो उन्होंने सही कहा कि इसमें सियासतदानों का भी अमल दखल है। और जी मुझे ना इस 1 पेज की समझ आती है और ना लेवल प्लेइंग फील्ड की समझ आती है कि वो हम मांग किससे रहे हैं।
यानी कि आप एक तरफ से तो आप अपने बोलते हैं कि पार्लिमान बालादस्त है, और उसके बाद जो इदारा आप लोगों के मातहत होता है, तब हमें तो यही बताया गया है, तो वो आप लेवल प्लेइंग फील्डिंग भी आप उनसे वो कर रहे हैं। ये जो और जो शोले पीटीआई की फिल्म बात का आपने जो मिसाल दी है ना, ठाकुर ने दोनों हाथ कटवा दिए, वो एंड पे गब्बर सिंह को फिर पकड़ भी लेता है। लेकिन अच्छा, वो वहां से एक ठाकुर साहब बैठ के लंदन से जो है ना, वो भट्टी साहब जनरल बाजवा साहब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एहतसाब करने की बातें कर रहे हैं, साथ जजेस भी 3-4 उन्होंने लपेटे में लिए हुए हैं। अच्छा, ये तकरीबन सबको ही पता है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह चुके हैं प्रोग्राम के अंदर के जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया बाजवा साहब को। ये मैच तो फिक्स्ड है, वो अपने वोटर को शायद दिखाने के लिए कर रहे होंगे। वोटर इतना ही बोल रहा है कि वो मान जाएगा। वाह जी वाह, मियां साहब क्या नारे लगा दिए। गुजारिश है, सायरा बानो जैसी एक बड़ी दबंग खातून होती है, आपकी तरह एक जवान होता देखता, कहती है की कर लेगा है, किवें देखना है, कहता बीबी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो नवाज शरीफ बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो जिनके सर पे कह रहा है ना मेरे भाई, अगर उन्होंने कुछ करना होता तो डिक्टेटर सबसे खौफनाक ज़ियाउल हक था, मुशर्रफ था। ज़ियाउल हक ये लाए और कमर जवेद बाजवा के बारे में खुद वो वज़ीर बेदफ़ा, वो जिनकी वफा कोई नहीं है या दफा, ओ क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसिफ, वो जिनके वालिद साहब वो ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में थे, जिन्होंने कहा था कि मैंने 3 बजे फ़ोन किया, हेलो बाजवा भाई मैं हार गया वहाँ। अच्छा, कोई अगले दिन वो हार जीत भी गई है, किस्मत मेहरबान है। वो कहते हैं कि उन्हें बाजवा साहब ने बाहर भेजा था। अगर बाजवा साहब ने इनको बाहर भेजा था, डील तो ये साबित हो गया इनकी और ताकतवर हलकों की डील थी, और उस पे राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं हमारी चाल थी उन्हें एक्सटेंशन देना, बिल्कुल चाल थी, और उसके जरिए इमरान खान को बाहर निकाला। ये सियासतदान कहलाने के काबिल हैं। वो मेरी बात सुने, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से थानेदार नहीं बदल सकते। हाँ, लंदन प्लान पे जो उन्हें यकीन दहानी कराई गई है वो एक खौफनाक है। अगर अल्लाह ना करे, मेरा एक ख्याल है नहीं होगा, क्योंकि जो आज हाकम है ना, उन्होंने कल को भी साबका होना है। कमर जवेद बाजवा एक आर्मी चीफ थे। सर, जस्टिस वकार सेठ का फैसला है और वो बड़ा सख्त किस्म का फैसला था। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ की जब डेथ हुई और वो यहाँ पे आए, जिस गार्ड ऑफ ऑनर के साथ रहे हैं आसफ सईद खोसा साहब को, साकिब निसार साहब को, उमर अता बंदयाल साहब को। नहीं, एक आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं उनमें, जस्टिस एजाजुल भी है, हाँ, उनको भी देनी है। अच्छा, जस्टिस कयूम के बारे में कभी उन्होंने मुंह से फूल नहीं बरसाए? क्या जस्टिस कयूम चाहिए? क्या ज़ियाउल हक चाहिए इन्हें? कैसे लाओ कब्रों से? कौन सा अलाकार है? जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, वो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। जितनी मर्जी ताकतवर हो जाए, आप 10,000 50,000 गिरफ्तारियां कर लेंगे, आप 1 लाख गिरफ्तारियां कर लेंगे, आप 100 दफ़ा जमानत हो 100 दफ़ा गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ज़ियाउल हक को जिंदा करके दिखाएं। अरे बात आपकी दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब को हमें किसी ने ट्रक की बत्ती पीछे लाया है। वो देखिए, एक दफ़ा उन्होंने माजरत के साथ मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी तो उन्होंने कोई ट्रीजन का मामला चला लिया था, फिर बना क्या उनके साथ वो हमने देखा। सायरा बानो साहिबा, ये तो हो गया, ये फिक्स्ड मैच है, ये तकरीबन सबको पता है कि क्या मामला चल रहा है, इतना नहीं कोई तप्पड़ किसी ने तो बहुत हो चुके हैं। अभी मैं नाम भूल गई, सॉरी, मेरी याददाश्त वो है कि अभी एक लंदन में और एक अमेरिका में कि वो उनपे गद्दारी वो हुई थी, तो 60 साल बाद कब्र से निकाल कर हैंग किया था, और फिर दूसरे से माफी मांगनी थी तो 60 साल बाद माफी मांगी गई। मैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में दोनों नाम बता दूंगी। होना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बाकी ये इनके चूरन नहीं बिकने। वहां पर बैठ के अभी इनकलाबी बने हुए भी पता नहीं कौन सा 1999 के 98 के अखबार का तराशा था कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो वापिस आ जाएंगे। केड़ी तबीयत है जो ठीक नहीं होगी, जो घूमने फिरने के लिए तो नहीं हो गई है ना, अब बेहतर है, अब प्लेटलेट्स उनके ठीक हो गए हैं 21 अक्टूबर को। अच्छा, आपको लगता है कि अभी 21 अक्टूबर को भी नहीं वापस आएंगे? मामला अभी भी बिगड़ सकता है, नैब केसेस वगैरह वाला जो सारा सीन चल रहा है उसकी वजह से? 21 अक्टूबर का मतलब उनको तो वो कहते हैं ना कि सारा कुछ वो चाहिए कि यहाँ पर रेड कारपेट भी बिछा हो, आप और हम फूल लेके खड़े हुए हो और 5 बंदे फंदे पे लटके हुए हो जो आके ये तलवार से रस्सी काटे और वो बंदे फाहे पे लटक जाए और उसके बाद ये सिंहासन पे बैठ जाए और आप और हम लोग बैठ जाए वो 3 इडियट्स की तरह, तोहफा कबूल हो, जहां पना तुसी ग्रेट हो, फिर हम ऐसे हो जाए। तो ये चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आप चाहें तो वो हो।
सारा वो होगा, अल्लाह पाक की साथ नहीं, वो है कि तासुर यहाँ तो ये पर बैठे देते हैं, और वो देखें ओपनली भी टीवी प्रोग्राम्स में, टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, पूरी PMLN, और वैसे कॉन्फिडेंशियली जब बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो तो ये बातें तो बड़ी क्लियर हो गई हुई हैं। भट्टी साहब, इस पे जरा थोड़ी सी लास्ट एक रोशनी, मैंने ब्रेक पे जाना है उसके बाद। कि जनाब साड़ी तो गलबात हो गई हुई है, टेंशन ना लो तुसी। देखिए तासुर वो यही दे रहे हैं, लेकिन उसके जो ईमानदारी की बात है, असरात भी नजर आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत उनकी मर्जी से बनी। एक डॉक्टर बेतुकीर है, नाम उनका मोहम्मद तुकीर है, बड़े काबिल एहतराम, बड़े काबिल हैं डॉक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। जी हाँ। एंड पे ना वो फेडरल सेक्रेटरी चेंज हो रहे थे, उन्होंने लंदन कहा मियाँ साहब इत्थे अपना बंदा होना चाहिए, नोटू जे नोटू। वज़ीर आज़म के भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अब्दुल्ला सुंबल, अल्लाह जन्नत नसीब करे, सेक्रेटरी दाखिला। परवेज़ इलाही की हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी थे। जी हाँ, मुझे याद है। ये शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रहे हैं। शहबाज साहब उनके घर गए। शहबाज साहब ये तो बता दें, अभी परवेज़ इलाही ने असम्बली नहीं तोड़ी थी, अब्दुल्ला सुंबल साहब कहाँ गए थे? चलो, मेरा उनसे बड़ा ज़ाती तल्लक है। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर उसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मैं वैसे जहाँ इक़्तिदार के मालिक आपके आइन को ना माने, अदालतों को ना माने, आम आदमी के राइट्स ना हो, 10-10 दफ़ा 20-20 दफ़ा गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वहाँ मैं और आप किस बात की मूली हैं। एक जाते हुए ब्रेक से पहले एक मुझे वैसे याद आ गया है, वो ख्वाजा शरीफ साहब थे ना, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। कौंसलर थे, है नून लीग के बलाल का इसे कौंसलर थे, चीफ जस्टिस बन गए सर। आइन और कानून के मुताबिक ऐसी सीढ़ियों की ज़िग-ज़ैग की कि मियां साहब ने हाई कोर्ट का जज बना दिया। वाले से ना भट्टी साहब, एक सायरा बानो साहिबा, आपको भी और नाजरीन को बताऊं कि एक कमीशन बना, वो ये आया कि जनाब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, इन पे कातिलाना हमला होने लगा है। उस कमीशन की सरबराही की काजी फायजीसा साहब ने। काजी फायजीसा साहब ने उस कमीशन की जब रिपोर्ट लिखी, उसमें उन्होंने डॉक्टर तौकीर शाह को लिखा इनकरेजिबल लायर, ये एक अजली झूठ है, मैन ऑफ लिटिल कैरेक्टर, छोटे कैरेक्टर का आदमी काजी फायजीसा साहब ने। और उन्होंने कहा इनको कभी किसी सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं लगाना। कमीशन की रिपोर्ट। आर यू श्योर कि फायजीसा बड़े क्रेडिबल आदमी है? लिखा होता तो पहला वो 100 मोटो लेते यार। नहीं, कोई पता नहीं सर, ले लें, कोई पता नहीं, हो सकता है ले लें। फायजीसा सबकी मेमोरी भी अच्छी है, वो माशाल्लाह मेमोरी पुरानी अच्छी है। थोड़ा सा टाइम दें सर, हो सकता है कुछ भी हो जाए। कैसा हो सकता है कि मैं एक जज लिखूंगा ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शायद वो फारिग कर दें, ठीक नहीं है, और मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं और वो पोस्ट पे लगाओ, और वो कैन इट पॉसिबल? और यार इतनी अंधेर नगरी नहीं आई, आप सायरा साहब से पूछ लें, ये पाकिस्तान है, यहाँ वजीर आज़म भी है, उनको तो पता नहीं, सायरा बानो साहब, लेकिन जस्टिस नहीं है। अच्छा, ये खैर आपको भी भट्टी साहब होप नहीं है, उनको भी नहीं है, मुझे तो एटलीस्ट है। देखते हैं ना आगे मामला क्या बनता है। खुद उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट अपने मुबारक हाथों से लिखी हुई है और उसके अंदर ये सब मामलात हैं। ब्रेक लेनी सुप्रीम कोर्ट वाला अल्लाह के बाद पाकिस्तान में सायरा बानो साहब अब अल्लाह के बाद सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के है और उसके चीफ जस्टिस है। ये पॉसिबल है कि उन्होंने एक हाथ से लिखा और वो बंदा आज भी सीट पे बैठा हो? मैं नहीं मानता। हो सकता है याद आ जाए सर, उनको भूल भी तो सकता है ना बंदा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों बहरहाल मेहरबानी आप बात की कर लीजिए पूरी, मैंने ब्रेक पर जाना। जी सायरा बानो साहब। नहीं सही वो कह रहे हैं कि अगर अपने हाथ से लिखा तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, यहाँ पर हमने मैंने एक ब्रेक पे जाना है जी, और मैं इससे मुकम्मल ऐलान ला ताल्लुक ही करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में अच्छी होप्स रखता हूँ। मैं माजरत के साथ आप दोनों से मैं एग्री नहीं करता और मैं इस तरह की बातें नहीं मैं कर सकता। मुझे ब्रेक लेने दे सर। प्रोड्यूसर साहब मेरे पीछे। दो चीजें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। अल्लाह ताला सबकी इज्जत महफूज रखे। आमीन 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 जी आमीन। ब्रेक पे जाते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जेल में क्या मामला आते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। वो एक आज उड़ी हुई है कि जनाब बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और पता नहीं वो एक झूठा सा माफीनामा भी आ गया। उनके वकील नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ होंगे, इस बारे भी बात करेंगे। और दूसरा सबका एक ख्याल था कि 50 दिन हो गए हैं कि जनाब वहाँ पे तो पता नहीं क्या मामला हो जाएगा, टूट जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो वो क्या सूरत हाल है जो वकला की मुलाकात हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से, उस पर भी बात करेंगे। सायरा बानो साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद नईम हैदर पंजोता साहब साथ हो। नईम हैदर पंजोता साहब इमरान खान साहब के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई है पंजोता साहब, उसका कुछ बताइएगा, क्या स्पिरिट्स है? मतलब एक खबरें फैली होती हैं, आपको पता ही है सोशल मीडिया पे तो हर तरह की कि जनाब
प्लान तो ये था कि घबरा जाए वहाँ पे इमरान खान और कुछ इस तरह का मामला चले कि वो कहें अच्छा जी ठीक है बातचीत करते हैं। वो बताएं ज़रा क्या मामला हैं उनके। देखिए, बात यह है कि 5 से 6 मेरी मुलाकातें हुई हैं। हर मुलाकात में इस हवाले से ज़रूर पूछा है कि क्या पोजीशन है, क्या कंडीशंस है, किन पोजीशन में रखा गया है। खान साहब ने कहा कि नो डाउट ये कंडीशंस हैं, लेकिन मेरे लिए ये 5 स्टार है। ये लास्ट मुलाकात में उनके जुमले थे और डील के हवाले से खबरें हमेशा चलाई जा रही हैं जी कि खान साहब से कोई जेल में मिला है, कोई बीबी साहबा की कहीं पे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे ये भी पूछा, उन्होंने कहा ये कैसे खबर चल रही है। मैंने कहा जी ऐसे खबर चल रही है। उन्होंने कहा कब से चल रही है। मैंने कहा जी ये तो काफी टाइम से चल रही है और अब तो ज्यादा गर्दिश कर रही है। तो बाज़ तौर पर खान साहब ने ये कहा कि देखें, हमारी अगर बात पहले भी होनी थी किसी मामले के ऊपर तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, और वो करें टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाएं। जो वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बनता है, जो वोट की ताकत से आगे आएगा, वो ही असल अवाम का नुमाइंदा होगा, उसको हक देना चाहिए। धांधली के जरिए इस तरीके से कोई करके डील वाला नहीं चले बात करते, लेकिन ओवरऑल वैसे मुलाकात हुई है, कोई मिला है वहां पे उनसे और कोई पैगाम पहुंचाया हो कि ये बात है, यूं बात है, इस तरह की कोई चीज? देखिए, उन्होंने वाजे कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मौजूद हूँ, किसी हवाले से कोई ना पैगाम आया है ना मुझसे कोई मिला है। ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि खान साहब घबरा गए हैं, खान साहब परेशान हो गए। आज एक लेटर हमने देखा जिसकी मैंने बाकायदा तौर पर तहदीक की कि ये ना तो खान साहब की राइटिंग है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से वो लिखते हैं, और एक जेली साइन करके वो घुमाया जा रहा है कि सनम जावेद की जो जमानत हुई है वो भी इसी वजह से हुई है और खान साहब जो है वो माफी मांग रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। बात यह है कि उनका वाज़ा मौक़िफ़ है कि 9 मई को जो जिस तरह से लोग जो हैं वो निकले, पुरअमन एहतजाज था, और पुरअमन एहतजाज इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जो गिरफ्तारी नहीं थी वो विवाद था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किया, और पुरअमन एहतजाज था। सही था। और दूसरा नंबर एक और चीज कि कोई नो गो एरिया है, लेकिन जो लोग कोर कमांडर हाउस में गए उस हवाले से उन्होंने वाज़ेह कहा कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैमरे किसने उतारे, कौन लेके गया, किसने उतारा, कितने लोग थे। ठीक। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई तोड़ फोड़ करे, कोई जलाओ गिराव करे। अगर कोई इस तरह का किसी ने अमल किया है हमारे पास। अच्छा पंजोता साहब, ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब कर रहे हैं, बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, वो सदर के साथ मिले हैं, सदर फिर आगे असद कैसर के साथ मिले हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब सदर के कहने पे, और कोर कमेटी के साथ अपेरेंटली उनकी मुलाकातें वगैरह भी हुई। ये सब कुछ खान साहब के नॉलेज में है, और वो सुना है कि वो उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे पास मैंडेट है, मुझे किसी ने कहा है, तो ये बैकडोर राब्ते हैं। इस पे क्या मौक़िफ़ है वहां पे इमरान खान साहब का? देखिए जी, वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आपको बता दूं कि मैं खुद कोर कमेटी का जो है वो हिस्सा हूं, और वहाँ पर डिस्कशन होती है ओवरऑल मुल्क के अंदर जो ला कानूनियत है, फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है, और सारे जो इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है और इलेक्शन जो है वो नहीं करवाया जाता, इलेक्शन कमीशन जवाब दे देते हैं, या सदर पाकिस्तान बुलाते हैं तो इलेक्शन कमीशन जाते ही नहीं है। तो बात यह है कि सारे सिनेरियो, सारी मुल्की सूरत हाल को देखते हुए, और जो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, खान साहब ने कहा कि मुआशी इस्तेकाम में मुल्क में स्टेबिलिटी तब आएगी कि जब मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे और फ्री एंड फेयर। उस हवाले से हमारी मीटिंग भी हुई, और जो ये मीटिंग हुई है ये बिल्कुल कोर कमेटी के फैसले के बाद, जिसको इख्तियार खान साहब ने खुद दिया था कि कोर कमेटी मेरे बाद फैसले करेगी, और खान साहब ने खुद जब कहा कि आप जो है इलेक्शन के हवाले से बात करें, और वो क्लियर है, ठीक है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से। अब आगे मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है, भट्टी साहब का मैं रिमार्क इस पे ले लूं। भट्टी साहब, ये जो चला रहे हैं सारे बातें चाहते हैं कि जनाब अच्छा प्लान तो बड़ा था, दिल भी बड़ा था, घबरा जाए, वो कह रहे हैं कि वो घबराए नहीं, वो कहते हैं मेरे लिए 5 स्टार होटल है। मैं आपको कह रहा हूँ, वो वलीमा बहन मिलने गई तो उन्होंने AC बंद करा दिया। वो इस माहौल में रहने के आती हैं, लोगों को पता नहीं, वो एक तवील अरसा शिकार करते रहे हैं और कैंपों में नीचे सोते रहे हैं। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, नहीं घबराए, नहीं घबराए, नहीं घबराया कोई और है जो चाहता है कि तरीके इंसाफ को, मकबूल तरीन जमात को आउट कर दिया जाए। अब उसको पल्स और सारा फीडबैक जा रहा है कि मुल्क की सबसे घबराए हुए होते हैं। देखें, बात यह है कि वहाँ पर खान साहब जो है ना उनकी कस्टडी में, और ये जो कहते हैं कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर जब हमारी मुलाकात होती है तो जैसे आपको पता है कि घर, फोन, हर चीज टैप हो जाती थी, तो वहाँ पर रिकॉर्डर भी जरूर होता होगा। तो कोई ऐसी ऑडियो लेके आए ना, कोई ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें खान साहब ये कह रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक। वैसे मैं तुहानू दसां, उन्होंने अंदर फड़न वाले, रखन वाले घबरा गए ने, इन्हां दा ख्याल सी वो घबरा गए। अब इंटरनेशनल और पाकिस्तानी अवाम का इतना प्रेशर आ गया है कि फेयर एंड फेयर, साफ शफाफ इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं कराओ, और किसी बड़ी जमात को बाहर रखने की गलती ना करना। मैं जिस बात से आपके पूरा वाकिफ हूं। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया है, और भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।